गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम लोगों ने प्लांट किंगडम को स्टार्ट किया है और प्लांट किंगडम में हम लोगों ने एल्गी को क्लोरोफाइसी और डाउन एल्गी डेट मीन्स की फियोफाइसी को कंप्लीट किया था। उसके बाद जैसा हमने बताया था कि एल्गी के 3 टाइप्स होते हैं बच्चों, तो 3 टाइप्स में हम लोगों ने ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में हम लोगों को स्टार्ट करना है रेड एल्गी को। किसे? रेड एल्गी को स्टार्ट करना है। तो देखिए आज का हमारा यहाँ पर हेडिंग हो जाएगा, ये हो गया रेड एल्गी। ओके, तो चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे, रेड एल्गी को। रेड एल्गी को हम लोग कहते हैं रोडोफाइसी या रोडोफाइटा। ठीक है, क्या कहते हैं? रोडोफाइटा। रोडो वर्ड जो है, रोडो का मतलब होता है रेड एंड जैसा कि आप जानते हैं फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, यानी रेड प्लांट हो गया। ठीक है, ग्रीन एल्गी में 7000 स्पेसीज आया था, ब्राउन एल्गी में 2000 स्पेसीज इंक्लूड हुआ था और रेड एल्गी में कितने? 5000 स्पेसीज इंक्लूड। इसमें टोटल 5000 स्पेसीज जो है वो इंक्लूड होते हैं। अब देखो फिर वही बात आ जाएगी HBN रेक, HBN REC। तो हैबिटेट की अगर बात करें तो मेन रूप से रेड एल्गी जो होते हैं वो मैरीन होता है। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शन, फ्यू एक्सेप्शन है, जैसे उसका एग्जांपल का नाम है बैट्रैचोस्पर्मम, वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करता है। तो इसका हैबिटेट मेनली मेराइन वाटर विथ फ्यू एक्सेप्शन। और वह एक्सेप्शन कौन है? तो बैट्रैचोस्पर्मम। ये कैसा है? तो ये बेटा फ्रेश वाटर एल्गी है। ठीक है, बैट्रैचोस्पर्मम फ्रेश वाटर किसमें सर्वाइव करता है? तो फ्रेश वाटर में। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया इसका कि ये फ्रेश वाटर एल्गी होता है। इस एल्गी में, रेड एल्गी में मोटाइल फॉर्म एब्सेंट, यानी कि इस एल्गी के जितने भी, यानी रेड एल्गी का कोई भी स्पेसीज वह मोटाइल नहीं होगा, यानी उसमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। कहने का मतलब मोटाइल और फ्लैजिलेटेड फॉर्म एब्सेंट, फ्लैजिलेटेड फॉर्म इसमें एब्सेंट हो जाएंगे। ओके, प्लांट बॉडी वेरीज फ्रॉम का मतलब कि कुछ जो होंगे वो यूनिसेलुलर फॉर्म होंगे, कुछ फिलामेंटस फॉर्म होंगे, कुछ रिबन शेप के होंगे। तो वही कह रहे हैं कि प्लांट बॉडी वेरीज फ्रॉम यूनिसेलुलर फॉर्म का मतलब, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है पोरफायरा। ठीक है, यूनिसेलुलर फॉर्म पोरफायरा और फिलामेंटस फॉर्म का स्पर्मोथैम्नियन होता है। फिलामेंटस के फॉर्म में जैसा फिलामेंट होता है उस तरह से, तो स्पर्मोथैम्नियन, THAM। ये सब नाम है। अब आपको लग रहा हो कि सर इतना नाम, ये सब क्या करना है, यही याद रखना है, इसी से क्वेश्चन रहेंगे। तो पोरफायरा, स्पर्मोथैम्नियन। ठीक है, फिर होता है एक स्यूडोपेरेन्काइमेटस, यानी पैरेन्काइमा के जैसा नहीं है। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर लाइक दिखाई देगा तो उसको कहते हैं स्यूडो पैरेन्काइमेटस।
और फिर मान लिया कंफ्यूजन हो कि सर पेरेन्काइमा का ही स्ट्रक्चर नहीं जान रहे तो इसका कैसे जानेंगे। यस, बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में ये सब स्ट्रक्चर आ जाएगा। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा सभी तरह के स्ट्रक्चर में होते हैं, तो वहां पर आपको वो देखने को मिल जाएगा। बस समझ लो कि स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर का ये रहता है। ओके, तो इसके एग्जांपल स्यूडो पेरेन्काइमेटस एस्टेरोसिस्टिस होता है, एस्टेरोसिस्टिस, CYS, एस्टेरोसिस्टिस। ओके, फिर पेरेन्काइमेटस सीट में तो कुछ जो होंगे वो पेरेन्काइमेटस सीट के जैसा दिखाई देंगे, तो वह है पोरफायरा, जैसे यहां पर आया था ना, तो ये पोरफायरा इसमें भी होता है। इसका भी एग्जांपल पोरफायरा है। ओके, कुछ रिबन शेप के होंगे, जो रिबन पहले यूज होता था हाथ में बांधने में या 15 अगस्त 26 जनवरी यूज किया जाता था, तो रिबन शेप के होंगे। उसका एग्जांपल है कॉन्ड्रस, रिबन शेप का कॉन्ड्रस। ओके, अब आइए, ये तो इसके हो गए। अब इसके सेल वॉल को देखिए कि इसके सेल वॉल जो होते हैं वह किस चीज के बने होते हैं। इस एलगी का सेल वॉल, ये एलगी का सेल वॉल जो है वह बना होता है बेटा सबसे पहले सेलुलोज का। ठीक, सेलुलोज के साथ साथ इसका सेल वॉल में फाइकोक्लोराइड होंगे, जैसे ब्राउन एलगी में मैंने आपको बताया था फाइकोक्लोराइड। तो ब्राउन एलगी का फाइकोक्लोराइड क्या क्या था? ब्राउन एलगी का फाइकोक्लोराइड एल्जीनिक एसिड था। ठीक है, फिर एल्जीनिक एसिड के साथ में फ्यूकोइड, फ्यूकोडीन और फ्यूसिन। यहां पर फाइकोक्लोराइड में इस फाइकोक्लोराइड कंपोनेंट में यहां पर प्रेजेंट होगा अगार, कैरेजीन एंड फ्यूसिन, ये फ्यूरोइन। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो सेल वॉल में पहले सेलुलोज एंड म्यूको पॉलीसैकेराइड, म्यूकोपॉलीसैकेराइड कंपोनेंट कॉल्ड फाइकोक्लोराइड, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? फाइकोक्लोराइड कहते हैं। फाइकोक्लोराइड में यहां पर क्या आ जाएगा? अगार, कैराजिनिन, अगार, कैराजिनिन एंड फ्यूनोरिन। अगार, कैराजिनिन और फ्यूनोरिन। वहां पर क्या आ रहा था? ब्राउन एल्गी में याद करिए, अभी बताया मैंने ब्राउन एल्गी में क्या क्या आ रहा था, तो वो था आपका एल्जीनिक एसिड, फ्यूकोडीन एंड फ्यूसिन। यहां पर अगार, कैराजिनिन एंड फ्यूनोरिन, ये तीन अलग अलग कंपोनेंट हैं। वहां के सेल वॉल में, यहां के सेल वॉल में, वहां पर नॉन सॉल्फेट था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सॉल्फेट फाइकोक्लोराइड भी हो सकते हैं, कोई ऐसा एकदम जरूरी नहीं है कि यहां पर नॉन सॉल्फेट ही रहेगा। यहां पर क्या फाइकोक्लोराइड सॉल्फेट वाला भी हो सकता है। ओके, अब कहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इन देयर सेल वॉल। इन सब के अलावा एक कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर भी होता है इसके सेल वॉल पे, जो क्या बनाता है? कोरल रीफ बनाता है, यानी रीफ का फॉर्मेशन, एक तरह का अलग का स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। उसी को कहते हैं हम लोग कोरल रीफ। कौन? तो कैल्शियम कार्बोनेट की मदद से ये होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट देन देयर सेल वॉल called coralline that form reef, coralline
that form रीफ, उसी को रीफ फॉर्मेशन या उसी को हम लोग रीफ फॉर्मेशन जो कोरल्स हैं। ओके, इसके बाद में आइए, अब इसके बाद में देखेंगे हम लोग इसमें कितने कंपोनेंट यानी कितना थैलाक्वाइड होता है। तो सिंगल थैलाक्वाइड यानी क्रोमैटोफोर में, जैसे ब्राउन एल्गी में क्या देखा था हम लोगों ने, तो ब्राउन एल्गी में 3 थैलाक्वाइड लैमिनिक है, यहां पर सिंगल थैलाक्वाइड यानी क्रोमैटोफोर में एक ही थैलाक्वाइड लैमिनिक होगा। ओके, चलिए, क्रोमैटोफोर है हैज सिंगल थैलाक्वाइड लैमेली। ओके, और इसके हम लोग पिगमेंट की बात करें कि जैसे, तो यहां पर पिगमेंट कौन कौन से हैं, तो यहां पर पिगमेंट हो जाएगा बेटा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। ओके, वहां पर ब्राउन एल्गी में ए के साथ सी आया था, ग्रीन एल्गी में ए के साथ बी आया था, यहां पर ए के साथ डी आया है। ओके, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, उसके साथ साथ कैरोटेनॉइड, जो कि मैंने कल बताया था कैरोटेनॉइड क्या है, तो कैरोटेनॉइड में दोनों चीज आ गए, कौन कौन, कैरोटीन एंड जैंथोफिल, कैरोटीन एंड जैंथोफिल दोनों चीज हो गया। अपार्ट फ्रॉम कैरोटेनॉइड, इसमें एक अलग पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं फाइकोबिलिन्स, और उसके साथ क्या आएगा, फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स, अब फाइकोबिलिन्स क्या है बेटा, तो फाइकोबिलिन्स एक वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, यानी पानी में सोलुबलाइज होता है। फाइकोबिलिन्स इज वाटर soluble pigment और it is 2 types, ये 2 types के हैं। एक होता है फाइको इरिथ्रीन। अब देखो ये कैसा होना चाहिए, तो ये रेड कलर का होता है। क्यों भाई रेड कलर का, नाम कैसे याद रखेंगे रेड कलर का, ये क्यों होता है बताता हूं मैं। और दूसरा होता है फाइकोसाइनिन, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के जैसा सिमिलर है। आपको वहां पर आया था ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया जिसे कहते हैं हम। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अब कब याद रखेंगे, कल होके हो सकता है 1 महीने के बाद आपका भूल जाए मन कि फाइकोइरिथ्रीन रेड कलर था कि ब्लू कलर था। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी होता है, यहां पर लगा हुआ है टर्म क्या, फाइकोइरिथ्रीन। इरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी कैसे कलर का, आपका ब्लड का कलर कैसा है, रेड। क्यों, दिस इज ड्यू टू द आरबीसी। और आरबीसी में क्या, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो आरबीसी का कलर रेड होता है क्योंकि उसी का नाम है इरिथ्रोसाइट। उसी तरह इसका कलर रेड होगा क्योंकि यहां पर टर्म लगा हुआ इरिथ्रीन। तो इरिथ्रीन मतलब इरिथ्रो से रिलेटेड है। और फाइकोसाइनिन अगर एक का याद हो गया रेड कलर तो दूसरे का ब्लू कलर। तो ये बात आप इससे याद रखिए, किससे, तो ये आरबीसी ब्रैकेट में कहीं पर रख दीजिए, आपको याद रहेगा। आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट, ठीक है। और ये जो फाइकोइरिथ्रीन एंड फाइकोसाइनिन जो है वह सिमिलर होते हैं, सिमिलर टू ब्लू ग्रीन एल्गी। किससे, जो ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोइरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन है वह यही चीज यहां पर है। अब वहां पर जो यहां पर जो फाइकोइरिथ्रीन और फाइकोसाइनिन है, और वहां पर जो है
दोनों में अंतर क्या है, एक जगह हम लोग लगा देते हैं आर फाइकोइरिथ्रीन। आर फाइकोइरिथ्रीन का मतलब रेड एल्गी का फाइकोइरिथ्रीन, और वहां पर अगर है तो हम लोग क्या लगा देते हैं सी फाइकोइरिथ्रीन, यानी साइनोबैक्टीरिया का फाइकोइरिथ्रीन। तो बस यही समझिए दोनों हैं सिमिलर, एक ही जैसे कंपोनेंट है। जो ये कंपोनेंट रेड एल्गी में है, यही सेम कंपोनेंट ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है। अब ये देखो कि ये कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट है। जो फाइकोसाइनिन है वह लो वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने में सुविधा यानी कि काफी हेल्प करता है। ओके, ये जो पिगमेंट है वो काफी हेल्प करता है। और रेड कलर क्यों होता है, तो ड्यू टू द फाइकोइरिथ्रीन की एविडेंसी ज्यादा होती है। ओके, तो लिखिए रेड एल्गी इज red algae is red in color. Red algae is red in color due to abundant formation of फाइकोइरिथ्रीन। और ये जो है इट इज एबल टू एब्जॉर्ब, कौन, फाइकोइरिथ्रीन। फाइकोइरिथ्रीन जो है वह एबल है लो वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, कौन, तो फाइकोइरिथ्रीन या फाइकोसाइनिन जो है, तो वही कह रहे हैं कि इट इज एबल टू एब्जॉर्ब ग्रीन वेवलेंथ ऑफ लाइट, इट इज एबल टू एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन, जो खास करके जो लो वेवलेंथ ऑफ लाइट है उसको एब्जॉर्ब ब्लू ग्रीन वेवलेंथ ऑफ LENGT wavelength of blue, it is able to absorb blue green wavelength of light। और blue green wavelength of light क्या है बेटा, छोटा वेवलेंथ। जिसका वेवलेंथ जितना छोटा होगा उसमें एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और जिसका वेवलेंथ जितना बड़ा होगा उसमें एनर्जी उतनी कम होगी। जैसे एक्सरे का वेवलेंथ काफी छोटा होता है तो उसमें एनर्जी ज्यादा होगी, और वही जो विजुअल रे हैं उसमें वेवलेंथ ज्यादा होता है, या इंफ्रारेड, ये सब की वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसमें एनर्जी कम होते हैं। तो ये सब जो ब्लू ग्रीन वेवलेंथ हैं, दिस शॉर्टर वेवलेंथ्स आर एबल टू रीच द डीप सी। इनमें एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ये समुद्र के काफी अंदर तक पहुंच सकते हैं ये लाइट। और इस एल्गी में ये कैपेसिटी है कि इस वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। जिंदा रहने के लिए इस एल्गी को क्या चाहिए, लाइट चाहिए। क्यों, लाइट मिलेगा तो खाना बनाएगा अपना, ये अपना खाना खुद बनाता है क्योंकि इसमें पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। और खाना बनाने, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, खाना। और खाना कैसे बनेगा, लाइट से। और उसको लाइट कहां मिलेगी, तो लाइट मिलने का दो ही सोर्स है। ओके, लाइट मिलने का दो ही सोर्स है, या तो सी के सरफेस पे या तो सी के एकदम अंदर में, दो ही जगह मिल सकता है। जो ये पिगमेंट है फाइकोइरिथ्रीन, जो ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, और ब्लू ग्रीन लाइट की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो समुद्र के एकदम नीचे तक पहुंच सकता है। और इसी वजह से यह एल्गी समुद्र के काफी अंदर गहराई तक प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर काफी अंदर तक रहेगा तभी उसे वो लाइट मिल जाएगी, वो अपना खाना बना के सर्वाइव कर लेगा। तो जिस समुद्र के गहराई के सतह पे यह एल्गी मिलता है, वहां पर कोई दूसरा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते हैं, क्योंकि उस दूसरे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के पास ये लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए ऐसा पिगमेंट नहीं होता है। ओके, तो ये काफी डीप सी में मिलने में आसानी से ये मिल जाता है, हमें देखने को मिलता है। ओके, तो कहते हैं दी शॉर्टर वेवलेंथ the shorter wavelength
wavelength are able to reach deep sea, are able to reach deep sea, यानी मैक्सिमम डेप्थ में पहुंच सकता है। डीप सी दैट इज मैक्सिमम डेप्थ। ओके, यानी मैक्सिमम डेप्थ तक ये पहुंच जाएगा। कौन? ये लाइट। और जब लाइट उसे अगर मैक्सिमम डेप्थ तक मिलेगा तो यह उस लाइट से एब्जॉर्ब करके अपना खाना भी खुद बना सकता है, और यही वजह होता है कि ये मैक्सिमम डेप्थ तक मिल सकता है। ओके, सो दे absorb light in that depth where no more photosynthetic organisms are found, where no more photosynthetic organisms are found। तो जिस डेप्थ में यह मिल जाता है उस डेप्थ में कोई दूसरा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं मिल पाता है। ओके, जिसकी वजह से यह काफी अंदर तक डेप्थ तक हमें आसानी से देखने को मिलता है। अब इसका देखिए रिजर्व फूड मटेरियल। इसका रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? तो इसका रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च है। तो रिजर्व फूड मटेरियल इज रिजर्व फूड फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन, वहां पर ब्राउन एल्गी का क्या आया था? तो ब्राउन एल्गी का आपको आया था लैमिनरीन। यहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च, फ्लोरिडियन स्टार्च जो है सिमिलर टू ग्लाइकोजेन और अमाइलोपेक्टिन। तो यह ग्लाइकोजेन के जैसा है, उसके जैसा मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ अमाइलोपेक्टिन के जैसा ही यह मिलता जुलता है। ओके, अब आइए इसका रिप्रोडक्शन। अगर इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यानी इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस टाइप के होते हैं, यानी अलग अलग टाइप्स के स्पोर की वजह से यह अलग अलग होता है, ठीक है। तो मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, कॉर्पोस्पोरिक, इस तरह के इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलता है। एसेक्सुअल reproduction with the help of various spore, जैसे मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, एंड कॉर्पोस्पोरिक। ये सब तरह के स्पोर्स। मोनो का मतलब सिंगल स्पोर, टेट्रा का मतलब 4 स्पोर, एंड कॉर्पो का मतलब जब किसी डेड ऑर्गेनिज्म के थ्रू या इस तरह का कोई स्पोर बनाएगा तो वो कॉर्पोस्पोरिक हो गया। ओके, तो मोनो, टेट्रा एंड कॉर्पोस्पोरिक। अब अगर इसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा? तो ऊगैमी टाइप के होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
oogamny। oogamny का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। अब इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड स्पर्मेटेंजियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको कहते हैं स्पर्मेटेंजियम, यानी जो स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है। स्पर्म का मतलब मेल गैमेट उसके, तो उसको कहते हैं स्पर्मेटेंजियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड स्पर्मेटेंजियम, यानी स्पर्मा, SPRMA, स्पर्मा टेंजियम एक साथ लिख देते हैं तो वो हो गया स्पर्मेटेंजियम। स्पर्मेटेंजियम, ठीक है। स्पर्मेटेंजियम जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कराता है, तो उस मेल गैमेट को स्पर्मेटियम कहते हैं। और जो मेल गैमेट होगा वह मेन रूप से जो भी मेल गैमेट बनते हैं वह नॉन फिलामेंटस नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्पर्मेटेंजियम प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल भी लिख सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड लिख देते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, ओके, नॉन फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट। और यहां पर द फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड कॉर्पोगोनियम। और स्पर्मेटेंजियम को ही एंथेरिडियम भी कहते हैं। एक और नाम लिख देता हूं, स्पर्मेटेंजियम या एंथेरिडियम, ANTHERIDIUM। तो स्पर्मेटेंजियम कहें या एंथेरिडियम, और ये एंथेरिडियम आपको मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं। ये आपको एंजियोस्पर्म तक चला जाएगा, आप देखिएगा वहां सब। जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे वहां पर भी एंथेरिडियम, जब टीटोफाइटा पढ़ाएंगे वहां पर भी, यानी मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन है, तो हमारे बॉडी का मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब जिस बॉडी के जिस ऑर्गन में मेल सेक्स स्पर्म बनता है, यानी कि मेल गैमेट बनता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी फीमेल का वैसा ऑर्गन जिसमें फीमेल गैमेट बनता है, यानी एग या ओवम कहते हैं, और ठीक है, एग या ओवम। तो उसी तरह प्लांट में है बेटा कि मेल सेक्स ऑर्गन यानी जिस बॉडी के प्लांट के पार्ट में मेल गैमेट बनता है, उसी का नाम रख दिया गया है स्पर्मेटेंजियम या एंथेरिडियम, जिसमें या मेल गैमेट बना। अब वो फ्लैजिलेटेड है, नॉन फ्लैजिलेटेड, वो अलग कैरेक्टर है। गैमेट मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, लेकिन रेड एल्गी के केस में वो नॉन मोटाइल गैमेट मेल गैमेट बनाता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, कॉर्पोगोनियम। ये चेंज हो जाएगा, लेकिन एंथेरिडियम चेंज नहीं होगा, ओके। तो यहां तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बन रहा है, उस बॉडी के पार्ट को क्या कह रहे हैं हम लोग, ये देख लीजिए, ओके। और ये जो कॉर्पोगोनियम होता है वो फ्लास्क शेप का होता है। कैसा, फ्लास्क शेप, ठीक है। तो ये फ्लास्क शेप का हो गया। अब इसके बाद में आइए चलते हैं, हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी इस प्लांट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। रेड एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और तब उसके कुछ एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल। चलिए तो आइए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ओके। तो ये हो गया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस।
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे सबसे पहले सभी में फूड आया था, तो पोरफायरा इसमें एक एडिबल है, यानी इसको खाने का काम करते हैं पोरफायरा को, तो एज ए फूड सोर्स के रूप में पोरफायरा का बहुत यूज होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आइए फाइकोक्लोराइड। फाइकोक्लोराइड में सबसे पहले देखिए अगार के बारे में। 3 फाइकोक्लोराइड इसमें हैं, जिसमें एक है सबसे पहले अगार। अगार जो है वो सॉलिडिफाइंग एजेंट है किसी भी कल्चर मीडिया का, यानी जब आप बैक्टीरिया का ग्रोथ कराते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया का खाना देना होता है, तो उस बैक्टीरिया का जो फूड यानी कल्चर मीडिया, उसको कहते हैं कल्चर मीडिया। उसका जब यूज करते हैं तो उसको सॉलिडिफाई करना पड़ेगा, तो सॉलिड बनाना पड़ेगा, सॉलिड फूड देना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड देकर के आप लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, गंदा होने के चांसेस हैं, बैक्टीरिया का ग्रोथ सही से नहीं होगा, तो वहां पर उसके लिए हम लोग सॉलिडिफाइंग एजेंट का यूज करते हैं और वह है अगार। तो अगार ऑब्टेन फ्रॉम अगार को किससे हम लोग निकालते हैं, तो अगार ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम, ऑब्टेन फ्रॉम ग्रेसिलेरिया एंड डियम। और ये क्या है, इट इज solidifying agent of culture media. It is solidifying agent of culture media. कल्चर मीडिया का ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है, यानी किसी भी मीडिया को सॉलिडिफाई करता है। ओके, उसके बाद में देखिए सेकेंड में अगार हो गया, अगार के बाद में दूसरा क्या था, कैराजिनिन। जैसे अगार यहाँ पर एक सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, तो उस तरह से बेटा जो कैराजिनिन है वो एक क्लीनिंग एजेंट है, जो लीकर में या लेदर फिनिशिंग में काम आता है। कौन, ये जो कैराजिनिन है हमारा वो। तो कैराजिनिन used in liquor and एक तो यह लिकर में यूज होता है, यूज इन लिकर क्लीनिंग, कैराजिनिन यूज इन लीकर को क्लीन करने में एंड लेदर फिनिशिंग ठीक है। और थर्ड वन क्या था, फ्यूनोरी का इट इज ए गुड एडेसिव। फ्यूनोरी जो है वो एक गुड एडेसिव है। वो क्या है, फिनोरी क्या है, फिनोरी इज ए गुड एडेसिव। एडेसिव का मतलब किसी चीज को जोड़ने वाला, तो इसके लिए इसको फिनोरी को यूज किया जाता है एज ए एडेसिव के रूप में। ओके, उसके बाद देखिए कि इसके कुछ कॉमन एग्जांपल कौन कौन है, किसके, तो ये रेड एल्गी का। देखिए कॉमन एग्जांपल में यहां पर ऐसे इसको बोलते हैं हम लोग जी पोपो बत्रा, जी पो बत्रा, ठीक है। जेलिडियम, कैसिलेरिया, पोरफायरा और ये
पॉलिसिफोनिया एंड बत्राचोस्पर्मा, ये सब जो है वो इसके कॉमन एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये देखिए जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, जी फॉर जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पीओ से पोरफायरा, जीजी पोपो शॉर्ट में याद रखते हैं। आप जीजी पोपो भी याद रखें तो चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना ही है। पोरफायरा, पॉलिसिफोनिया एंड ये बत्रा से मतलब बत्राचोस्पर्मा। जो कि फ्रेश वाटर में होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का ही पार्ट है बत्राचोस्पर्मा। ये हमारा रेड एल्गी का पार्ट कंप्लीट हो गया। रेड एल्गी के बाद में हम लोगों को नेक्स्ट जो सेकेंड जो डिवीजन देखना है प्लांट का, वह है ब्रायोफाइटा। ओके, उसके बाद में क्या है, तो वह पार्ट जो है इसके बाद में है वो ब्रायो। तो बच्चों हम लोग क्या एल्गी को खत्म किया था। एल्गी खत्म होने के बाद में हम लोगों को अब नेक्स्ट जो डिवीजन देखना है प्लांट का, वो है ब्रायोफाइटा के बारे में। ओके, तो अब हम लोग हेडिंग देंगे क्या, ब्रायोफाइटा। ठीक है, देखो ब्रायोफाइटा एक बहुत ही छोटा प्लांट होता है जिसकी मैक्सिमम साइज ज्यादातर 60 सेंटीमीटर तक की रहती है। कुछ न्यूजीलैंड के एरिया में यह देखने को मिलता है एज ए मॉस के फॉर्म में। तो ब्रायोफाइटा एक छोटा सा प्लांट है और इसी ब्रायोफाइटा को हम लोग टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी कहते हैं। अभी एनिमल किंगडम में आपने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये प्लांट का जो है वह टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस भी कहलाता है। ओके, और यह नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी इसमें कोई वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन वस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट in which have multicellular diploid स्पोरोफाइट। मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड जो इसका स्पोरोफाइटा होगा वो एज ए पैरासाइट के रूप में सरवाइव करेगा, यानी एज ए पैरासाइट होगा। ओके, जो एज ए पैरासाइट के रूप में वर्क करता है। कौन, ये स्पोरोफाइट। तो मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज पैरासाइट। बस डायरेक्ट लिख देता हूं, इज पैरासाइट, इज पैरासाइट। ठीक है, एंड मल्टीसेलुलर हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज independent that form jacketed sex organ। मान लो ये बातें आपको समझ में नहीं आई, यहाँ पर इतनी सारी जो भी मैंने बातें लिखी हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए परेशान नहीं, मैं बताता हूं आपको क्या कह रहा है। ओके, देखो कह रहे हैं कि जो ब्रायोफाइटा है उसके प्लांट के दो पार्ट हैं। ब्रायोफाइटा एक प्लांट है, उस प्लांट के दो स्टेज कहिए या दो पार्ट हैं। एक पार्ट है स्पोरोफाइट। ठीक, स्पोरोफाइट में क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। तो ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट अपना एनर्जी खुद यानी अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। पहली बात तो ये समझिए, स्पोरोफाइट एज ए पैरासाइट लिखने का मतलब है कि वह अपना फूड खुद बना नहीं पा रहा है कुछ समय के लिए। तो यहां पर ये जो स्पोरोफाइट हो गया, ये जो प्लांट है कौन,
तो ब्रायोफाइट जो प्लांट है बेटा, ठीक, इस ब्रायोफाइट प्लांट का एक पार्ट है स्पोरोफाइट जो स्पोर को बनाता है, और ये स्पोरोफाइट क्या कह रहा है, एज ए पैरासाइट होता है, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाएगा। ये जो स्पोर है, यही स्पोर जर्मिनेट करके, ये स्पोर जब जर्मिनेट करता है तो ये क्या बनाता है, जर्मिनेट करने के बाद ये स्पोर जो है वह गैमेटोफाइट बनाएगा। और ये जो गैमेटोफाइट है, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्लांट बॉडी के दो पार्ट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। ओके, तो गैमेटोफाइट बना किससे है, तो ये स्पोरोफाइट से ही गैमेटोफाइट बनता है, सॉरी मतलब स्पोर से गैमेटोफाइट बना। तो ये जो गैमेटोफाइट होता है या इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब अपना खाना खुद बनाएगा। दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट, ये कैरेक्टर किसी और में नहीं मिलेगा। गैमेट हमेशा अपना खाना, गैमेट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, इसलिए गैमेट अपना खाना खुद नहीं बनाता है, यानी गैमेट हमेशा डिपेंडेंट होता है। लेकिन ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट है, जो गैमेट को फॉर्मेशन कराता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होना चाहिए। तो दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट। तो यहां पर वही चीज लिखा है मैंने, यह एक नॉन वास्कुलर प्लांट है। नॉन वास्कुलर प्लांट कहने का मतलब यानी बेटा नो जाइलम एंड नो फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों एब्सेंट होता है, इसलिए नॉन वास्कुलर हो गया। ये पानी में नहीं रहता है, ये जमीन पे रहता है और मॉइस्ट वाले एरिया पे रहेगा। इन विच हैड यू मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज पैरासाइट एंड मल्टीसेलुलर हैप्लॉयड गैमेटोफाइट, क्योंकि गैमेटोफाइट में गैमेट बनना है तो वो हैप्लॉयड होगा, इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, दैट डेवलप या दैट फॉर्म जैकेटेड सेक्स ऑर्गन। तो जो इसका सेक्स ऑर्गन होगा उसमें एक जैकेट के जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा। ओके, अब देखिए प्लांट, अभी हम क्या बोले कि प्लांट की साइज जो है वह छोटी होगी, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, प्लांट्स आर स्मॉल प्लांट्स आर स्मॉल, और ऐसे द लार्जेस्ट बीइंग इज, जो सबसे बड़ा है वो कौन है, मॉस। कितना, 60 सेंटीमीटर का, और ये न्यूजीलैंड के कुछ एरिया में ही ग्रोथ करता है ये। ओके, बाकी सब ऐसे नहीं, सभी जगह नहीं मिलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें बहुत कॉमन होता है, और इसमें रूट नहीं होते हैं, तो लिखते हैं रूट इज एब्सेंट इंस्टेड राइजॉइड अकर्स। तो रूट एब्सेंट होगा और रूट की जगह पर इसमें राइजॉइड होगा, जो कि रूट की जैसा काम करता है, तो वह होता है इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, फिर कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मोस्ट कॉमन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें बहुत कॉमन है, बहुत अच्छे से ज्यादातर होता है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कौन कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो फ्रैगमेंटेशन, ठीक है, ट्यूबर, रनर, शक्कर, ऐसे बहुत सारे हैं, बट आपको यहां पर हम जो है वो दिखा रहे हैं। तो जैसे आपका ये क्या हो गया, तो फ्रैगमेंटेशन एक हो गया। फ्रैगमेंटेशन के साथ साथ और भी है, जैसे ट्यूबर हम बोले, गैमीबर्ड्स हो गया, एडवेंटिशियस ब्रांच हो गया, एडवेंटिशियस मॉर्फोलॉजी में आपको आएगा एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस स्टेम। ठीक है, तो एडवेंटिशियस ब्रांच, गैमीबर्ड्स, इटिस। तो ये सब एडवेंटिशियस के पार्ट हैं। ओके, अब आगे इसकी बातों को थोड़ा सा और लेके चलते हैं, देखते हैं हम लोग। और इसका जो
सेक्स ऑर्गन होता है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग ओगोनियम कहते हैं। ओके, और ओगोनियम जो है वह फ्लास्क शेप का होगा। एंथ्रेडियम जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ एस्पोरोजॉइड्स या एस्पोरोजॉइड्स या एस्पोरोजॉइड नहीं, एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन, स्पर्म या एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो लिखेंगे सेक्स ऑर्गन आर multicellular and jacketed. Male sex organ is antheridium and female is आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रेडियम है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्किगोनियम है। और अभी क्या बोले हम? एंथ्रेडियम प्रोड्यूसेस a number of sperm or anthrozoids, a number of sperm or anthrozoids। ओके, तो वो एक नंबर बहुत सारे, और वो जो होगा फ्लैजिलेटेड होगा। ठीक है, नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स और फ्लैजिलेटेड, इसी को क्या कहेंगे? मेल गैमेट। तो एंथ्रोजॉइड क्या है? एंथ्रोजॉइड फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट है, ब्रायोफाइटा का। ठीक है, एंथ्रोजॉइड वर्ड हर जगह आएगा। ठीक, प्लांट में जितने भी मेल गैमेट बनेंगे सभी को एंथ्रोजॉइड कहेंगे। बस यहाँ पर ये याद रखना कि ये फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट होगा। ओके, तो और हर जगह मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम ही कहेंगे, उससे बनने वाले गैमेट को एंथ्रोजॉइड भी कहेंगे या स्पर्म भी कह सकते हैं। स्पर्म जैसे हमारे बॉडी में भी कहते हैं। ओके, अब स्पोरोफाइट जो है वो, स्पोरोफाइट को हम लोग स्पोरोगोनियम भी कहते हैं। स्पोरोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड, स्पोरोफाइट को क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पोरोगोनियम। ओके, और ये जो स्पोरोगोनियम है ये डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पर। तो इट इज डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। इट इज डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड कर रहा है ये? तो ये डिपेंड कर रहा है गैमेटोफाइट पे। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड म्यूस्पोर इन इट्स कैप्सूल। इसी का पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड म्यूस्पोर इन इट्स। तो ये अपने कैप्सूल में क्या बनाएगा? अपने कैप्सूल में मियोसिस करके यानी हैप्लॉइड म्यूस्पोर का फॉर्मेशन कर देगा। कौन? तो स्पोरोफाइट। ओके, ऑन जर्मिनेशन ईच स्पोर प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। तो ऑन जर्मिनेशन each spore produce gametophyte। each spore produce gametophyte। तो ये क्या बना दिया? गैमेटोफाइट बन गया। तो आया, यही बात अभी हम उस समय आपको वहां पर लिख करके समझाए थे। अब देखो कहते हैं, and
external source of water, external source of water is essential for swimming of anthrozoid to reach archegonium. और टू रीच आर्किगोनियम, और इसीलिए इसको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस. इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग इसको टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस कहते हैं. ओके, लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो इसका लाइफ साइकिल, आपको लाइफ साइकिल वाले अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने बताया था कि इसका लाइफ साइकिल, तो लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होता है और डिप्लॉन्टिक भी होता है. दोनों चीज को देखने को हमें इसमें मिलता है. ओके, तो लाइफ साइकिल इट्स सो हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन. हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन. तो लाइफ साइकिल इसका कैसा हो गया, हेट्रोमॉर्फिक यानी हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ओके, अब जो ब्रायोफाइट है, ये ब्रायोफाइट 3 टाइप्स के हैं. ठीक है, हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा. तो ब्रायोफाइट के 3 टाइप जो हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी हमारा यहाँ तक का पार्ट कंप्लीट हुआ. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये ब्रायोफाइट को डिवाइड करके और उससे रिलेटेड उसकी जो बातें होंगी उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.